चलिए शुरू करते हैं जी। बताया जाए, देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इस पूरे चैप्टर को हम लोग 3 हिस्से में पढ़ेंगे। कितने हिस्से में? पहला हिस्सा होगा जहां हम करंट, तुम्हें आगे बढ़ा दो, जहां पर हम करंट के, ये वाली बहन थी, करंट के कंडक्शन के बारे में बात करेंगे, यानी करंट किस तरीके से बनती है, कैसे फ्लो करती है। और खासकर हम बात करने वाले हैं करंट का कंडक्शन कंडक्टर्स के अंदर, सॉलिड कंडक्टर्स। समझ आ रहा है? उसके बाद हम दूसरे सेगमेंट में आएंगे कि जो सर्किट होती है उसमें कितने कंपोनेंट्स होते हैं। 3 तरह के चीज होगी, एक जो करंट देगा, एक जो करंट लेगा, और एक जो करंट नापेगा। कितने भाग हो गए? उन तीनों में हम लोग भाग में चर्चा करेंगे। ये चर्चा थोड़ी सी लंबी होगी, क्यों यही चर्चा है, खास करो चर्चा। और लास्ट में हम सीखेंगे सर्किट को डील करना। एग्जैक्टली हम लोग सर्किट को डील करना बीच में ही शुरू कर देंगे। आप सब सहमत है मेरी बात से? शुड आई स्टार्ट? तो सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत करेंगे। आप सबके पास एनसीईआरटी का ये एनसीईआरटी की बुक मौजूद है, और सबसे पहले मैं करंट की बात करूंगा। उसके बाद करंट को कंडक्टर में किस तरीके से फ्लो कराया जाता है उस पर बात करूंगा, और वहां पर हम लोग कुछ ओम्स लॉ वगैरह की बात करें। तो शुड आई स्टार्ट? चलिए, बहुत अच्छा। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या चीज है, जस्ट थिंक ऑफ दैट। इलेक्ट्रिक करंट, बहुत बढ़िया कहा आपने, क्या चीज? चार्ज अगर कहीं फ्लो कर रहा है तो करंट बन जाएगी, राइट? चार्ज अगर कहीं तो करंट बन जाएगी। पहली बात, करंट होती कितनी है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, dq बाई dt, दिस इज कॉल्ड करंट। इसका मतलब इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कहीं पर भी हमें चार्ज अगर चलता हुआ दिखाई दे दे तो हम जान जाएंगे, समझ जाएंगे कि करंट का फॉर्मेशन हो रहा। सही है? यह सुनो, अगर मैं औसत करंट की बात करूं, एवरेज करंट की बात करूं, तो आई एवरेज आएगा जितना चार्ज फ्लो किया और जितना टाइम इंटरवल। श्योर हैं आप? अगर आप यहां से देखें तो 2 बातें निकल के आती हैं। एक तो I बराबर dq बाई dt, और Q बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ I dt। यानी 2 बातें और समझ में आई हमारे। एक समझ में ये आई कि अगर QT का ग्राफ हुआ, किसका? कोई QT पाई बोल, तो स्लोप करंट हो जाएगी, है ना? और अगर IT का ग्राफ हुआ तो एरिया चार्ज हो जाएगा। 2 बात समझ में आ गई। आज की तारीख में, यानी आज हम लोग एक बात ये जान रहे हैं कि करंट का फॉर्मेशन तब होता है जब चार्ज का फ्लो हो। अगर आप इसे थोड़ी प्रिसाइज लैंग्वेज में इस्तेमाल करें तो आप इसे सिर्फ करंट कहने की गलती ना करें, आप इसे कंडक्शन करंट कहने की के बारे में बात करें। What kind of current is it? Conduction current. Conduction current is a current which flows due to flow of charge. आप कहेंगे जी आपने कोई करामात वाली बात कर दी क्या? जी बिल्कुल करामात वाली बात कर दी। भविष्य में जब हम मॉडर्न फिजिक्स में जाएंगे और मैक्सवेल के बारे में जानेंगे, तो मैक्सवेल ने एक बात बताई थी कि बिना चार्ज के फ्लो के भी करंट बन जाती है। अद्भुत! क्या अद्भुत? क्या बिना चार्ज के फ्लो के भी? बोले क्या? तो कहने अद्भुत।
अरे यार, हाँ जी, बिना ज्यादा पेन ना रगड़ो आंख पकड़ लेगा। बिना चार्ज के फ्लो, भैया अपने खोपड़ी पे पेन खुजा रहे थे तो हमने कहा ज्यादा ना रगड़ो आंख पकड़ लेगा। अब समझी, हर बात जानना जरूरी है। इग्नोरेंट पीपल। तो ठीक बात है बहन, ऐसा मैक्सवेल ने कहा। अच्छा, अगर बिना चार्ज के फ्लो के करंट बन जाए तो अनयूजुअल बात है। इस तरह की करंट को डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट। आप सोचो कितनी गजब की बात है, चार्ज फ्लो भी नहीं हो रहा और करंट बन जा रही है। अब ये कैसे बनती है, बात करेंगे। फिलहाल हम लोग चार्ज के फ्लो वाले करंट की बात कर, आप बताओ किसकी बात करूं? चार्ज के फ्लो वाले करंट के घर जा रही हैं। ठीक बात है। अब ध्यान समझना, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन एटम आपने सुना ही होगा, उसमें कौन घूमता रहता है? एक इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन के घूमने से करंट बनेगी? कोई बोला कम बनेगी। अरे बनेगी नहीं बनेगी ये बताओ ना भाई। कम और ज्यादा क्या होता है? बनेगी नहीं बनेगी? हैं? बिकॉज चार्ज इज मूविंग। आप किसी जगह ऑर्बिट में बैठ जाओ, वेरी गुड, जगह मिली, ठीक। देखो, प्रोटॉन में ना बैठ जाना, तो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अगर आप इलेक्ट्रॉन के टाइम पीरियड को देखो तो टी मान लो, यानी एक चक्कर लगाने में टी समय। तो टी समय में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, चार्ज कितना फ्लो किया? अरे इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही, और टाइम कितना लिया? एक टाइम पीरियड। क्या यही करंट बना? भाइयों और बहनों, आपने बचपन में पढ़ा होगा 1 बाई टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी होता है, तो क्या ये न्यू ही नहीं हो सकता? अरे गलत है। हाँ हाँ ठीक है, फिर ये हो सकता है, मान जाओ बेटा। हाँ है ना? समझ में नहीं आया क्या? आगे। तो भाइयों और बहनों, करंट समझ में आ गई आपको? है। अब होता क्या है, जो कंडक्शन करंट है वो हमारे जिंदगी में हमें कई तरह की मिलने वाली है। वैसे तो फिजिक्स के अंदर जो हमारी पढ़ाई है उसमें हम 3 तरह के करंट से हमारा सामना होगा, राइट? अरे हाँ या ना? और अलग अलग तरह के करंट का सोर्स भी अलग अलग होता है। अलग अलग तरह के करंट का सोर्स भी लला होता है, और लला होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे 3 तरह के करंट के बारे में मैंने आपसे कहा। एक करंट है डायरेक्ट करंट, शॉर्ट में बोलते हैं। कोई डीसी करंट कह रहा है, जब डीसी बोल दिए हो तो डीसी करंट क्या है? जैसे कई लोग कहते हैं जरा पिन नंबर बताइएगा। हंस रही हो, तुम ही पूछती हो। हाँ जी, पहला कौन है? डायरेक्ट करंट। ऐसी करंट अब समय के साथ ना अपना डायरेक्शन बदलती ना वैल्यू। क्या? इसका सोर्स कौन है? इसका सोर्स है सेल या बैटरी। कौन है? सेल या बैटरी, हम पढ़ेंगे आगे। और हकीकत तो यह है कि हम इस पूरे चैप्टर में ही डीसी सर्किट की बात करने वाले हैं। डीसी सर्किट को सिंपल सर्किट कहा जाता है। डीसी सर्किट को सिंपल सर्किट कहा जाता है, यानी हम सिंपल सर्किट की बात करने वाले। सोर्स कौन है? सेल या, आप समझ रही बहन क्या है सोर्स? अरे वाह, आप में भी लगा है। दूसरा, एक अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट शॉर्ट फॉर्म हो गया क्या? एसी। एसी जो होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है? उसका प्रोड्यूसर कौन है? उसको पैदा कौन करता है? जनरेटर। अरे जंगलेटर। मैग्नेटिक फील्ड में, ये कौन है जो बार बार हर जगह खांसी रहा है? तुम हो। मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को घुमाया जाता है। क्या चीज बताओ? क्या बन गया? जनरेटर बन गया। बता रहा, अरे एसी क्या पैदा होगी? श्योर है? जनरेटर से लेकर के टरबाइन तक यही काम हो रहा है।
एसी करंट ज्यादा वैल्यू की भी पैदा होती है और ज्यादा वोल्टेज भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, इसीलिए डोमेस्टिक यूज में एसी ही इस्तेमाल होती है। तीसरा है टीसी। कोई टिकट कलेक्टर बता रहा है, इसके पहले हमने टीटी पढ़ाई थी ना। टीसी का क्या मतलब है? ट्रांजिएंट करंट, ऐसी करंट जो वैल्यू में तो बदलती है। बहुत बढ़िया कहा बहन ने, सेट कर लिया इसमें, डायरेक्शन नहीं बदलती। कौन प्रोड्यूस करता है बहन बताइए, आप जानती हैं तो? समझ गए? सेटलमेंट कौन प्रोड्यूस करता है? जब हम किसी कैपेसिटर को चार्ज या डिस्चार्ज करेंगे या एलआर सर्किट में सेल लगा देंगे। तुमने एलआर कभी सुना नहीं है ना? अरे हम तुम्हें कह रहे हैं बिहारी, सुना है? तो एकदम ऐसे क्यों देख रहे हो? पता नहीं, लग रहा है डायनासोर पढ़ा रहा है। समझ आया नहीं आया? अरे बोलो भैया, तो करंट कितने तरह की हमको मिलेगी? समझ में आ गया? अभी कौन सी है? डीसी। हमको अभी पूरी मामला डीसी वाला। अब सवाल ये पैदा होता है करंट फ्लो कैसे करती है? करंट फ्लो हमें कराना है किसमें? कंडक्टर्स में। किसमें? आप लोग कंडक्टर समझते हो? बताइए कंडक्टर क्या होता है, कौन बताएगा? हु बडी कैन टेल अबाउट कंडक्टर? कौन बता सकता है कंडक्टर के बारे में? कंडक्टर किसे कहते हैं? अभिषेक भाई आप ही बताओ, मुझे लोगों से उम्मीद नहीं है, आपसे बहुत है। किसी चीज से टकरा गए थे क्या? ज्यादा चलेगी, खैर एक तरफ पिचक गए हैं। हाँ जी, कंडक्टर क्या होता है? हाँ जी, हाँ बताओ, तुम कुछ अपनी फंसी आवाज बोल रही हो, बोलो। अरे वाह, जो इन्होंने बताया है गजब का बताया है। इनके जैसा कोई पृथ्वी पे नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। दूसरा पीस, बैठ जाओ चमकती खोपड़ी। और कोई ये कंडक्टर के बारे में? इधर भाई बताओ, आप बता रहे थे इल्टाम फ्री में मिलता है। आप भाई कंडक्टर किसे कहते हैं? इनको बताना, तुम ही से पूछ रहे हैं। हाँ, व्हाट इज कंडक्टर? सॉरी, क्या इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं होता है? क्या सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं होता है? किसके पास नहीं होते? सेमीकंडक्टर नहीं होते हैं? बैठ जाइए। और कौन कंडक्टर मैम बताएगा? तुम बताओ, घुंघराले वाले तुम बताओ। ज्यादा नहीं आता, कम बताओ। आई थिंक, इसने आई थिंक बोला क्या? अच्छा, हमने कहा बिहारी आदमी आई थिंक कैसे बोल ले रहा है? नाम खराब करो क्या अपने इलाके का? हाँ, क्या कह रहे हैं? इवोल्यूशन हो रहा है भैया, हम भी वहीं के हैं। हाँ, इवोल्यूशन प्रो है। अपने आप को देखो, तुम्हारा एवोल्यूशन हो करके भी ऐसी हो। आपको नहीं पता है तो बैठ जाइए, इसमें हिचकने वाली क्या? आप बताइए बहन, आपको तो सब पता। खड़े हो जाओ बहन, खड़ी जो। तुम्हें तुम्हारे नए वाले जूते की कसम है, और उसका उसका सोल छूट रहा है, फेविक्विक लगा लेना। ये कहाँ कहाँ से 20-20 रुपए का लेके आ रही? तो मैंने बताया था, मैं प्रचार कर रहा था 20 रुपए में। हम क्या वो जो आता है रील में 160 वाले हैं क्या? हाँ बताओ, कह रहे नाम बता दिए। बैठ जाओ। कंडक्टर वो मटेरियल है या वो मीडियम है जिसके पास फ्री चार्ज पार्टिकल होते हैं।
जो मुंह में गया है ना चाहे वही थूक के मारेंगे। हाँ बताओ, जिसके पास, आप समझो मेरी बात, फ्री चार्ज पार्टिकल किसे कहते हैं? जो मूव कर सके, ट्रैवल कर सके एक जगह से दूसरी जगह। कंडक्टर सॉलिड हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। सॉलिड के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। कौन घूम सकता है? और कोई घूमने का गुंजाइश? क्या कहते हैं? लिक्विड में दोनों घूम सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी और आयंस भी। बोले यार। और गैस में तो पूछना ही है। ये हवा इंसुलेटर है या कंडक्टर है? अगर ये कंडक्टर होती तो सोचो बहन क्या होता। हम वहां स्विच ऑन करते, तुम यहां ब्रेक डांस करती। याद रखिएगा, जिस मीडियम के पास जो मौजूद होगा वो अपने से होकर के उसको जाने की इजाजत देगा। जिसके पास फ्री चार्ज पार्टिकल होगा वही चार्ज पार्टिकल को मूव करने देगा, जिसके पास नहीं होगा वो नहीं मूव करने देगा। नहीं समझे? मैंने एक बात पहले भी बताई थी, जिसके पास जो चीज मौजूद होगी वही उससे गुजरेगी, है ना? अगर आपके पास समझ है तो बात समझ की आपको समझ में आएगी, वरना समझदारी वाली बात थोड़ी समझ में आएगी, फिर तो बेवकूफी वाली बात लगी। फिर तो आप बोलोगे बड़ी फिलॉसफी वाली बातें हो रही है, हो रही होगी बहुत गंभीर बात। तो भाइयों बहनों, हम लोग यहाँ सॉलिड कंडक्टर की बात कर रहे हैं। क्यों अभिषेक भाई? किसकी? सॉलिड कंडक्टर में जो एटम या मॉलिक्यूल होते हैं बहुत इंटैक्ट होते हैं और उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे जो इधर उधर घूम रहे होंगे। तो अभी हमारे सामने देखो क्या चीजें, सारी चीजें हम लोग एक बार बात समझ लेंगे, बहुत जल्दी से मेरी बात पूरी खत्म हो जाएगी। हम बहुत जल्दी में नहीं है भैया, यहाँ पर इस वाले चैप्टर में ठीक ठाक हम टाइम लेंगे। यहां देखो सारे, ये मैंने प्लस प्लस बना रखे, जानते क्यों प्लस बना रखे? ये सब एटम है। और अब मुझे एटम कहना इनकी बेइज्जती, इनको आयन कहना ठीक होगा। क्या ये आयन है? आर दे आयन? आयन है ना? क्यों? इनके इलेक्ट्रॉन ने छोड़ के भाग गए हैं, कह रहा बताओ। अरे पापियों हाना तो बताओ, इनके इलेक्ट्रॉन इन्हें छोड़ के चले गए और ये पॉजिटिवली चार्ज एटम हो गए। क्या ये अपनी जगह से हिलेंगे? क्या ये अपनी जगह पे हिलेंगे? अपनी जगह से मूव करके नहीं जाने वाले, पर अपनी जगह पे ऑसिलेट कर रहे होंगे और इलेक्ट्रॉन इधर उधर वॉन्डरिंग हियर एंड दियर। अब जो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये निर्भर करता है मटेरियल पे। जैसा मटेरियल वैसा फ्री इलेक्ट्रॉन। अरे हाँ या ना? कितने फ्री इलेक्ट्रॉन यूनिट वॉल्यूम में मौजूद है उसे फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं। स्मॉल n इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। स्मॉल इज द n इज द नंबर ऑफ, पता नहीं जो बोला आपने, कंफर्म है? मेरे भाइयों बहनों, इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहे होंगे, इनकी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। क्या हो जाएगी? बहुत गंदी बात है। इनकी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या आने वाली है? बोलो मेरे भैया, नहीं समझे? अगर मैं इसकी एवरेज वेलोसिटी निकाल लूं तो u1 u2 प्लस u3 प्लस u4 ये सब n बाई में n करेंगे तो क्या आ जाएगा? जीरो। हम इसे कहते हैं थर्मल वेलोसिटी। क्या कहते हैं मेरे भैया? कोई बता ही नहीं पा रहा है। क्या कहते हैं? थर्मल वेलोसिटी। ठीक, इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा था, जो नेट वेलोसिटी आएगी दैट विल बी। सही है? आगे बढ़ जाए? नहीं। हाँ जी। हाँ, बहुत अच्छा सवाल मेरे भाई ने पूछा कि हम लोग को कैसे पता कि इसकी वेलोसिटी जीरो आएगी, है ना? जबकि किसी के अंदर इतना दम नहीं कि वो एटम को देख सके और पहली बार इलेक्ट्रॉन को देख सके, तो फिर ये नेट वेलोसिटी जीरो है, नापा कैसे? चलो मैं उस, देखो आप एक बात समझो, आपके जिंदगी में कभी भी कोई बात आती है, उसे साबित करने के दो तरीके होते। एक तो आप वो बात साबित कर दीजिए। जैसे आपसे कोई पूछा कि कल आप 6 बजे कहां थे, तो आपने कहा कि मैं 6 बजे फिल्म देख रहा था।
बोले भाई साबित करो। तो उन्होंने 6 बजे की फिल्म का टिकट दिखाया और अपना नाम सहित दिखा दिया, देखिए मेरा नाम है, सही बात है। लेकिन एक और तरीका उसको साबित करने का, उसने 6 बजे शाम का क्रिकेट स्टेडियम का टिकट दिखा दिया, बोला 6 बजे शाम को। एक और तरीका साबित करने का कि वो ये साबित कर दे कि वो कहीं और नहीं था। वो 2 लोगों को बुलवाया, बोला 6 बजे बताओ मैं कहां था, रूम पे था क्या, बोला नहीं। आपके साथ था, बोला नहीं। आपके साथ था, बोला नहीं। वहां था, नहीं। इसका मतलब मैं कहां था, फिल्म देख रहा था। तो एनीथिंग कैन बी प्रूव्ड बाय 2 वेज। वन इज डायरेक्शनल, जो आप सीधा तरीका है, या तो आप उसका उल्टा सोचो और उसे सही साबित कर दो। तो जो आप बोल रहे हो वो गलत है। आपकी कही हुई बात की उल्टी बात अगर सही है तो जो आपकी बात है वो गलत है, और आपकी कही हुई बात की उल्टी बात अगर गलत है, जो आप कह रहे हैं वो सही है। जैसे हम लोग 2 लाइन कहते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं कटती, अरे जब फील्ड लाइन सी होती नहीं है तो कटती नहीं है, इसका क्या प्रमाण है? तो इसको हमने उल्टा साबित किया कि मान लो काट दे, मान लो, तो 1 पॉइंट पे 2 फील्ड आएगा, जो कि संभव। तो भैया आपसे मेरा एक सवाल है, मान लेते हैं कि इसके पास कुछ वेलोसिटी है नेट, तो वायर में करंट आ जानी चाहिए। इफ देयर इज अ नेट वेलोसिटी देयर मस्ट बी करंट। और ये आप एनर्जी कंजर्वेशन के सिद्धांत को वायलेट कर रहे हैं कि हमने कोई एनर्जी नहीं दी, उसमें करंट आ गई। बैठ जाइए। आई होप यू गॉट द आंसर। नहीं समझा? नहीं समझे आप? यार ये आप लोग बहुत बेकार लोग हो, आप समझ नहीं ना। भाई ने बहुत बढ़िया सवाल पूछा था, सवाल अच्छा था, सोचवान बने रहना चाहिए, तुम पहलवान बन जाना। तो इलेक्ट्रॉन की नेट वेलोसिटी क्या है? 0। अभी करंट का कंडक्शन नहीं शुरू हुआ, करंट का फ्लो शुरू नहीं हुआ है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डू, अच्छा एक बात और है, फ्री इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कितनी होगी? ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेगा, यानी स्मॉल इज द कैरेक्टर ऑफ मटेरियल। यार इतना बेकार रिस्पॉन्स होगा ना तो मैं खराब लगूंगा पढ़ाने, मैं इस टॉपिक को भगाऊंगा नहीं मेरे भैया, ठीक है? क्योंकि 4 क्वेश्चन यहां से अपने को मिलता है, ठीक है? और जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं इससे आपको 1 क्वेश्चन कंफर्म है, पर ऐसा बर्ताव रहेगा तो फिर बेकार है। मरे हुए लोग लगता है यहां बैठे हुए। स्मॉल एन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल, एग्री विद मी? मटेरियल टू मटेरियल चीजें वेरी करेंगी। स्मॉल एन, किसी के पास कितना फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है पर यूनिट वॉल्यूम, ये तो उस मटेरियल की प्रॉपर्टी हो गई। एक और बात, ये जो एटॉमिक या मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट्स हैं, ये जो आयन है, पेरेंट एटम है, इनका अरेंजमेंट कैसा होगा ये भी मटेरियल पर निर्भर करेगा। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। किस पर निर्भर करेगा? हैं? क्यों भैया? है मटेरियल, हाँ मटेरियल पे निर्भर करेगा। मुझे 3 लोग चाहिए, 3 लोग भाग के आइए, जल्दी हो। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इनके छोरों पे एक पॉइंट ए है और यहां दूसरा टर्मिनल है, इसको मैं ए ना कह के कुछ और कहता हूं, समझिएगा। मैं इसको कहता हूं टर्मिनल T1, टर्मिनल मतलब छोर होता है, और दूसरा टर्मिनल T2। जैसे एक ही एयरपोर्ट पे कई टर्मिनल होते हैं, वो गोलाई में रहता है, एक ये छोर बना दिया, ये छोर बना दिया, कहीं से घुस जाओ, घुसो सब एक ही जगह। हमारे हिसाब से जो तुम्हारे फेफड़े तक में है उसको भी तुम खींच लो, ज्यादा मत खींचो, ये चली जाएगी। कितने टर्मिनल हैं? मुझे यहां पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना, अपने आप तो होगा नहीं, कुछ ऐसा आइटम लाना पड़ेगा जो पोटेंशियल डिफरेंस। भैया देखो, मैं नॉर्मल तरीके से जैसे क्लास पढ़ाता हूं वैसे नहीं पढ़ा रहा, मैं ये मान के पढ़ा रहा हूं आप लोगों को कि आप लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको लेवल उठा के पढ़ाऊंगा। मतलब जो इसमें तुमको नहीं उठा के पढ़ाएंगे, लेवल उठा के पढ़ाएंगे। तो हमने क्या किया, हमको क्या चाहिए, हमें 2 ऐसे बिंदु चाहिए जिनमें पोटेंशियल डिफरेंस हो, हमें 2 ऐसे,
बिंदु देखो इधर, मान लो इस बिंदु का पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 और डिफरेंस V है। V इज द V1 माइनस V2, बड़ा कौन? V1। श्योर है हम? हे पापियों, बड़ा कौन? यहां से ये वायर कनेक्ट कर दिया यहां से, तो जाहिर सी बात है यही पोटेंशियल यहां का हो जाएगा और यही पोटेंशियल यहां का हो जाएगा। यानी मैं आपसे ये कह सकता हूं V T1 T2 बराबर में V। अरे यार, किसका पोटेंशियल ज्यादा है? T1 का। किसका कम है? जहां पोटेंशियल ज्यादा उसको प्लस कर देते। देखो भैया, प्लस और पोटेंशियल और माइनस पोटेंशियल मन का मैल है, माइनस भी प्लस हो सकता है अगर हम रिलेटिवली बात करने लग जाएं। -2 वोल्ट और -5 वोल्ट दोनों माइनस, बट -2 इज +3 विद रिस्पेक्ट टू -5। बेटा आपको सुनाई दिया? आप समझे में क्या? कई लोग तो ऐसे बैठे रहते जैसे बाढ़ में इन लोग यहाँ घर वर बह गया था, सरकार इनको कंबल वंबल नहीं दे पाई, मनहूसों की तरह बैठे रहते हैं शाम के वक्त भी। सबसे ज्यादा एक्टिव आपको इस समय रहना चाहिए। आपके हार्मोन इस समय सबसे ज्यादा काम करते हैं। दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी मार्केटिंग और शॉपिंग इसी टाइम होती है, याद रखिएगा। इधर देखो बनिया, क्या समझे? यहां का पोटेंशियल हाई है और यहां का एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। कहां से कहां? हाई से लो, हाई से, क्योंकि याद करो फील्ड की डायरेक्शन में जाने पोटेंशियल कम होता है। आप में से कोई ऐसा ऑब्जेक्शन कर सकता है कि यह फील्ड कैसे आ गई? आप तो कह रहे थे कंडक्टर के अंदर फील्ड नहीं होती। अरे भैया, कंडक्टर के अंदर तब फील्ड नहीं होती है जब कंडक्टर को फील्ड में रखते हैं। नेटवर्क गया है? गया? बोलो भैया, बेटे पांचों डंडी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई और ये यूनिफॉर्म फील्ड आएगी। प्रैक्टिकली तो नहीं होती, पर हम लोग कह रहे हैं और आप अपने लेवल पे ही मानिए। कैसी फील्ड आएगी? अब क्या होगा? ये फील्ड क्या इलेक्ट्रॉन को कच्चा छोड़ेगी? इलेक्ट्रॉन को भगाएगी किधर? अपोजिट फोर्स लगाएगी, सारे इलेक्ट्रॉन कहेंगे भगो इधर, सब भगेंगे दनादन 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 दनादन। क्या सब पे फोर्स लगेगा? कितना लगेगा? ई, अरे क्यू ई फोर्स लगता है, सबके पास एक्सेशन आएगा। क्या? ई पाई में एम, वेयर एम इज द मास ऑफ। अच्छा, अगर इसकी लंबाई एल है इस पूरे कंडक्टर की, तो दिस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर ई इंटू एल होगा। अरे V बराबर ई इंटू डी होता है, तो V बराबर इंटू एल हो गया। सही है? नहीं 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 नहीं, आहा आहा, अगर E बराबर V बाई एल कर दूं मैं, तो एक बात समझ लो, एल्यूमिनियम लो, कॉपर लो, गोल्ड लो। कौन गोल्ड ले रहा है? ये तुम क्या जहेज इकट्ठा कर रहे हो? कुछ भी लो, अगर लंबाई सेम, V सेम, तो सब में E क्या आएगा? सेम। समझे रहे ना? E किसकी प्रॉपर्टी है? कंडक्टर की या सोर्स की? सोर्स के साथ साथ कंडक्टर के लेंथ की। अरे यार, कंडक्टर के छोर कितनी दूर, हाँ है ना? इन इलेक्ट्रॉनों को कहेंगे ना इधर लेके चलो, सारे इलेक्ट्रॉन भागेंगे भगा भाग। अरे भागेंगे, लेकिन भागने का अंदाज अलग होगा। आइए मैं थोड़ा महसूस कराता हूं अंदाज क्या होगा। आओ यहां खड़े हो जाओ सभी। ये पेरेंट एटम है, यानी ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस। आओ पेरेंट, बीच में हो। इसे खुद ही बच्चा पेरेंट क्या आएगा? बीच में हो, थोड़ा पीछे हो। ऐसे क्यों खड़े हो? तुमको कहा नहीं कह रहे, उसको कह रहे थोड़ा पीछे आओ। तुम थोड़ा पीछे हो। एक आदमी और आया था, वो जाओ, हाँ जाओ, यहाँ पता नहीं क्या एकदम बिल्कुल। अब देखो क्या होगा। अब ऐसे तो नहीं खड़े होंगे, अरेंजमेंट इनका तो अलग तरह का होगा, लेकिन फिर भी ठीक है। आई हैव जस्ट इक्वी स्पेस मैंने कर दिया है। अब इलेक्ट्रॉन चलेगा। मेरे जैसा भारी इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, भारी तो पेरेंट एटम होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन भारी होगा ना, तो पेरेंट एटम ही उखड़ जाएगा।
इलेक्ट्रॉन है, चला, फोर्स लगा, एक्सीलरेट हुआ, गया, मारा, मारेगा, कोलिजन होगा, कोलिजन होगा तो अपनी एनर्जी को लूज करेगा, क्योंकि माई बाप से टक्कर हुई है। माई बाप अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, अरे इंटैक्ट है ये, बोलो मेरे भैया। तो अब मेरी एनर्जी में लॉस हो गया, कहां गई? हीट के फॉर्म में बदल जाएगी। मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आई थी, स्पीड आई थी, मेरी एनर्जी का लॉस हो गया, कहां गई? लेकिन फोर्स लगना जारी है, क्योंकि ई मौजूद है, ई हाँक रहा है, ई फोर्स लगा रहा है कि चलते क्यों नहीं हो कल मुहे। फिर चलते हैं, फिर थोड़ा हमको रिलैक्स करने का टाइम मिलता है, फिर ये पैरेंडेटा मिल जाता है, फिर टक्कर होता है। एक तो यार क्या पकड़े हो उसका भैया, ध्यान से, ये कपड़े धुलते भी हैं, हाँ है ना। तो फिर मेरी टक्कर हुई, फिर एनर्जी का लॉस हुआ, हीट पैदा हुई, पर मैं यहां रुकने वाला, फिर क्या होगा? फिर एक साइड, फिर बीच में गैप मिलेगा, फिर पैरेंडेटर पे। अरे यार ये तो इसका मतलब क्या होगा? टक्कर होती जाएगी। अब सोचो इलेक्ट्रॉन की गति फ्लुएंट है, फ्लो में है, या अवरोधित है, बाध्य है, ड्रिफ्टेड है? अरे ऐसे चलेगा ना, ऐसा में, दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्टेड मोशन। हिंदी में कहते हैं अनुगमित वेग, गमन को अनु कर दिया, अरे यार मोशन को ड्रिफ्ट कर दिया। तो ड्रिफ्टिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, क्या होती है? और एक इलेक्ट्रॉन की कई इलेक्ट्रॉन की है, कई इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग होती कि नहीं? और ड्रिफ्टिंग के बीच में उसे गैप मिलेगा, मिलेगा ना। जो बीच का रास्ता होता है, पाथ लेंथ होता है, एवरेज पाथ लेंथ निकाल लिया जाए तो उसे कहते हैं मीन फ्री पाथ। क्या कहते हैं? ये डिपेंड करेगा मटेरियल पे। उदय भाई काम बाद में करना, बैठ के तबला बजा रहा, बताओ, सब नए नए काम सीख लिए कि अगली बार अगर पेपर आउट हुआ कि इस बार तो रह गए हैं, अगली बार मां कसम अपना ही खोलेंगे हम। नहीं समझे आप? अरे मैं इसकी बात कर रहा हूं। क्या मीन फ्री पाथ आएगा? मीन फ्री पाथ डिपेंड करेगा इनका अरेंजमेंट कैसा है। मीन फ्री पाथ डिपेंड करेगा इनका, और इनका अरेंजमेंट डिपेंड करेगा मटेरियल पे। किस पे? जैसा मटेरियल वैसा वैसा मीन फ्री पाथ। अच्छा, बीच में रिलैक्स थे, फिर टक्कर हुई, रिलैक्स, टक्कर, हाँ या ना। ये जो टाइम इंटरवल हुआ, अगर मैं, ये कौन लिखा है? DAN, ये दानिश लिखा है। रिकॉर्डिंग हो रही है? गड्ढे नहीं थे। अरे हाँ या ना, हम भी रील देखते हैं, इसको फंसा रहे हैं और इसको तुम फंसा रहे हो। ए बाप रे बाप, ये होमोसेपियंस नहीं है। हाँ या ना? अरे ये सुनो, तो भैया बीच में टाइम मिला रिलैक्स करने का, उसका इंटरवल ले लोगे तो रिलैक्सेशन टाइम कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया? अंकल हैं? किसी को बताए तो नहीं हो? तुम्हारा लगता है कोई वाल्व निकाल दिया है। रिलैक्सेशन टाइम क्लियर है? रिलैक्सेशन टाइम भी मटेरियल पर निर्भर करेगा, एक और चीज पर रिलैक्सेशन टाइम निर्भर करेगा, और मीन फ्री पाथ। दो बता रहे हैं, सब रखो, नहीं है रखने की जगह। मीन फ्री पाथ और रिलैक्सेशन टाइम एक और चीज पर निर्भर करेगा, वो है टेम्परेचर। क्यों? टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये लोग बहुराएंगे कि नहीं? अरे भैया इनका ऑसिलेशन बढ़ जाएगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो बीच का गैप कम हो जाएगा। और अगर मान लो कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन भी तो बहुराएगा, तो धड़ाधड़ 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 ऐसे लड़ेगा नहीं लगेगा? तो रिलेक्शन टाइम घटेगा बढ़ेगा? है? हमको एक बात समझ में आ रही है कि टेम्परेचर बढ़ने से रिलेक्शन टाइम कम हो जाएगा, जल्दी जल्दी टक्कर होगी, हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली?
यहाँ हाथ पे लिखा हुआ एवरीथिंग। लाओ लाओ लाओ। हमें मैं आपको क्या लगता मैं ऐसे ही बोलता रहता? अब समझ रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं हाथ पे लिखे हैं कि एवरीथिंग यू कैन फाइंड। अरे यस सुनो, कोई दिक्कत, कोई समस्या? धीरेन्द्र भाई आप बताओ क्या कहना चाहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम समझ में आ गया? मीन फ्री पास समझ में आया? जाइए बैठिए आप लोग। अब एक बात बताओ, क्या ड्रिफ्टिंग हुई कि नहीं हुई? भाई यार बेकार लोग हैं। क्या हुई? ड्रिफ्टिंग हुई। और इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्टिंग की वजह से मेरे भाइयों बहनों करंट का फॉर्मेशन होता है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है? वी डी दैट इज इक्वल टू एटी। वी बराबर यू प्लस एटी। यू इज 0, तो ए की जगह ए और टी की जगह टाउ। अरे यार एवरेज वाली बात हो रही है। ए कितना हो जाएगा? ई बाई में एम, हाँ ताऊ। अच्छा एक बात है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलेगा। तुम लोग देखिए दिखाई नहीं दे रहे हैं भैया, अपोजिट नहीं चलेगा। चलेगा तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या बनेगा? आप बताओ, इज इट राइट और रॉन्ग? हाँ, तुमने अंग्रेजी बोला क्या? ई टाउ बाई में एम। और इस ड्रिफ्टिंग की वजह से ही करंट बनती है। हमें क्या करना पड़ेगा? एक सेगमेंट पे कहीं बैठना पड़ेगा और यहां से गुजरने वाले चार्जेस को देखना पड़ेगा। आई बराबर क्यू बाई टी आएगा। बेकार लोग यस कह रहे हैं, बताओ। आई बराबर क्यू बाई टी। क्यू कैसे निकलेगा? मान लो टी टाइम में दूरी चलता है कुछ भी मान लो, एक्स मान लो। अरे बोलो यार, टी टाइम में दूरी कितना चलता है? एक्स। तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे एक्स में? ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हुआ, एल लेंथ हुआ। ये सुनो, ये ऐसे नहीं आएगा। मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या? डायरेक्ट लिख देता मैं। आई बराबर आ जाएगा एन ई ए वी डी। एन ई ए वी डी। क्या समझना है? आई बराबर समझ में आ गया? अब इस करंट के लिए ओम ने एक लॉ लगाया या एक नियम, एक प्रैक्टिकल किया इन्होंने। करंट बराबर एन ई वी डी। और आप देख रहे हो ड्रिफ्टिंग की वजह से ही आ रहा है। पर एक बात समझो, अगर मैं यहां पर आपके सामने आई बराबर लिख दूं एन ई ए वी डी को लिख सकता हूं ई टाउ बाई में एम। पक्का? अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो आई बराबर क्या आ गया? एन ई स्क्वायर, अगर आप लोग बोले तो हम लिखें एन ई स्क्वायर टाउ बाई में एम इंटू में ए इंटू में ई। गलत है सही है? अगर मैं आई बराबर कर दूं एन ई स्क्वायर टाउ बाई में एम और ए को ए रहने दूं और ई बराबर वी बाई एल कर दूं, ठीक? बोलो कितना कर दूं? समझ में आ गया? तो ओम ने क्या कहा? ओम ने कहा कि अगर मैं किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन को चेंज ना करूं, फिजिकल कंडीशन से मतलब है ना उसका शेप साइज चेंज करूं, ना उस पर प्रेशर या स्ट्रेस बदलूं, ना उसका टेम्परेचर बदलूं, तो अगर मैं ये सब ना बदलूं तो क्या ये सब कांस्टेंट नहीं हो जाएगा? सोच के देखो, अगर आप मटेरियल नहीं बदलते हो तो एन नहीं बदलेगा,
बोलो यार, टाउ नहीं बदलेगा अगर टेम्परेचर नहीं बदलते, मटेरियल नहीं बदलते हैं। बोलो। और फिर आप शेप साइज नहीं बदल रहे हो तो ना ए बदल रहा ना एल बदल रहा है, यानी आप वी बदल रहे हो। तो उन्होंने पाया कि आई प्रोपोर्शनल टू वी हो गया। क्या आया? और वी प्रोपोर्शनल टू आई भी आया। और इसे हम कहते हैं वी बराबर प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो आर आई, जहां पर आर क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस से कांस्टेंट है वी बराबर आर आई या आई आर, वॉट एवर। आर इज अ कांस्टेंट जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इसकी चर्चा भी बाद में और हम लोग बढ़ाने वाले हैं। फिलहाल एक बात समझ में आई, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, जितना ज्यादा वी उतना ज्यादा आई। अगर यहां पर मैं ग्राफ बना दूं तो आप वी और आई का ग्राफ या आई और वी का ग्राफ देखेंगे, जैसे वी और आई का ग्राफ देखेंगे तो भी स्ट्रेट लाइन, और आई वी का ग्राफ देखेंगे तो भी स्ट्रेट लाइन आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बस फर्क इतना होगा कि यहां पर स्लोप आएगा आर, यहां स्लोप वी बाई आएगा, यहां स्लोप आई बाई वी आएगा। तो वी बाई आई को बोलते हैं आर, बोलो, और आई बाई वी को बोलते हैं 1/r। तो इसका स्लोप आपको क्या दे देगा? आर, और इसका स्लोप 1/r कहलाता कंडक्टेंस। क्या कहलाता है? समझ में आया नहीं है? ओम का नियम। लेकिन कुछ कंडक्टर्स ऐसे हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते। आप उन्हें नॉन ओहमिक कंडक्टर्स बोल सकते हैं, और उनके रेजिस्टेंस को नॉन ओहमिक रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। अगर आइडियली देखा जाए तो कोई भी कंडक्टर ऐसा फॉलो नहीं करता। क्यों? क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हो, करंट फ्लो कराओगे तो मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन बार बार टकराएगा, हीट पैदा होगा, तो करंट फ्लो कराने पर टेम्परेचर का बढ़ना निश्चित है। बहन जाग जाइए। और टेम्परेचर बदलेगा तो टाउ बदल जाएगा। बोलो यार। तो आई पर डायरेक्ट वी की निर्भरता खत्म हो जाएगी, कुछ ना कुछ डेविएशन आएगा। तो अगर आप एक्चुअल एनसीईआरटी के डायग्राम में भी देखोगे तो आप ये पाओगे कि भैया एक्चुअल तो ये ग्राफ होना चाहिए, पर थोड़ा सा ग्राफ डाइवर्टेड मिलता है वी आई का। समझ में नहीं आया? हाँ या ना? यस और नो? कोई दिक्कत? नो? ठीक है, क्लियर है। अब हमको एक बात समझ में आई कि करंट को फ्लो कराने वाला कौन? करंट को फ्लो कराने वाला कौन? इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। और करंट के फ्री इलेक्ट्रॉन को चलाने वाला कौन? ई। और ई को हमने 3 अलग अलग मटेरियल लिए। सुनना, मेरा आपसे सवाल है, हमने 3 अलग अलग मटेरियल लिए, तीनों की लंबाई सेम ली, तीनों में वी भी सेम लगाया, तो क्या हमने तीनों में ई सेम लगाया? बोलो यार, नहीं बोल रही है। ई बराबर वी बाई एल था, वी सेम लेंथ सेम, तो ई सेम नहीं होगा। लेकिन पाया यह गया, बावजूद इसके कि ई सेम है, बावजूद इसके कि करंट सेम, यानी कुछ ना कुछ ताल में। आइए इस कालेपन को दूर करते हैं। इस कालेपन के लिए एक छोटी सी बात है, आखिर ऐसा क्यों है? इसका मतलब ई सेम देने के बावजूद करंट अलग अलग आ सकती है। हाँ ना? बोलो। अच्छा, करंट सही बात नहीं है, क्योंकि हमको करंट जो दिखती है वो करंट एरिया पे भी निर्भर करती है। बोलो यार। तो सिर्फ करंट बोल देना ठीक नहीं है। तो इसलिए एक नया टर्म बनाया गया जिससे हमें यह पता चल सके कि कौन कंडक्टर बेहतर है और कौन कंडक्टर खराब है। फॉर द सेम ई हम एक नया टर्म बनाएंगे, और करंट नाम नहीं है उसका, नाम है करंट डेंसिटी। क्या नाम है?
एंड इट इज नथिंग, इसका वैल्यू बराबर होता है करंट बाई में एरिया, यानी कि यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कितनी करंट जा रही है, यूनिट एरिया ऑफ कितनी करंट फॉर द सेम ई, फॉर द जिसका जे ज्यादा होगा, फॉर द जिसका जे वो बेहतर कंडक्टर हो जाएगा। क्यों? हमने एक जैसे एरिया सबका ले लिया, यानी इलेक्ट्रॉन के जाने की गुंजाइश सब में एक जैसी है। बोलो यार, मैं कहता हूं ई भी सेम कर दी, ले जाने वाला भी सेम और ले जाने के लिए जगह भी सेम। अरे एल भी सेम, एरिया भी सेम, ई भी सेम। अब कौन है कल मुहा जो उसका करंट बदल दे रहा है? लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। हमने करंट को ई की भाषा में कहीं निकाला था, ये देखो, एन ई स्क्वायर टाउ बाई में एम। अगर आई बाई ए करोगे तो किसके बराबर हो जाएगा? जे के बराबर, यानी एन ई स्क्वायर टाउ बाई में एम इंटू में ई। क्या यही जे है? बोलो यार, हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से यही जे है कि नहीं? जे बराबर आई बाई ए भी होगा। बहुत गंदे लोग बैठे हैं कसम से। मेरे भाइयों बहनों, अगर मैं ई सेम कर दूं फिर भी जे अलग अलग आ रहा है, तो उस जे को कौन डिसाइड कर रहा है? ये आइटम। बोलो यार, मैंने अलग अलग कंडक्टर्स लिए, सेम ई डेवलप कर दिया, यूनिट एरिया से जाने वाला करंट एक में ज्यादा एक में कम आ रहा है। इसका मतलब यही वो फैक्टर है जो करंट के फ्लो को कम ज्यादा कर रहा है। अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो ये वही टर्म है जो कंडक्टर के बेहतरी और खराब होने का निर्धारण कर रहा है। इस टर्म का नाम पड़ गया कंडक्टिविटी। क्या नाम पड़ गया? यानी व्हाट इज कंडक्टिविटी? सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट? एन ई स्क्वायर टाउ बाई में एम। यानी यह वो फैक्टर है जो किसी भी कंडक्टर को बेहतर या खराब बनाना तय करता है। और जरा ध्यान दो, क्या ये कंडक्टिविटी उसके लेंथ पे निर्भर कर रही है? क्या उसके एरिया पे निर्भर कर रही है? क्या मटेरियल पे निर्भर कर रही है? क्या टेम्परेचर पे निर्भर कर रही है? मटेरियल और टेम्परेचर, ये दो चीजों पे निर्भर कर रही है। कैसे पता मुझे? एन मटेरियल पे निर्भर करता है और टाउ मटेरियल और टेम्परेचर पे। तो कंबाइंडिंगली अगर लिख दिया जाए तो किस पे? नहीं समझ में आया। जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा हुई वो बेहतर कंडक्टर, उसका जे ज्यादा होगा। बोलो यार। और जिसकी कंडक्टिविटी कम हुई उसका जे कम हो गया। हाँ या ना? फॉर द सेम ई, यस और नो? अब याद रखो कि सिग्मा या कंडक्टिविटी किस पर निर्भर करता है? हैं? तो जे बराबर सिग्मा ई आया कि नहीं आया? बोलो आया। और इसी से मैं ओम्स लॉ फिर से ड्राइव कर सकता हूं, हालांकि मैंने यहां किया हुआ है। बोलो यार, क्या इस सेंटेंस से हम ओम्स लॉ ड्राइव कर सकते हैं? कैसे? जे बराबर क्या हो जाएगा? आई बाई ए। बोलो, रो को रहने दो, इंटू में ई बराबर वी बाई एल। तो आई बराबर क्या हो गया? रो सॉरी सिग्मा ए बाई एल इंटू में वी। अगर ये कांस्टेंट हुआ तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी हुआ कि नहीं हुआ? बोलो मेरे भैया, क्या कुछ समझ में आ रहा है या बात दिमाग से उड़ रही है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मेरे भाइयों बहनों, क्या आप लोगों को करंट डेंसिटी का महत्व समझ में आया? करंट को बनाने वाला इलेक्ट्रॉन था। फिर हमने ये जाना कि करंट की फिजिबिलिटी को कौन जानेगा? दैट इज कंडक्टिविटी। इसको हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इतना सबके समझ में आ गया? कंडक्टिविटी मटेरियल टू मटेरियल निर्भर करता है। सबसे बेहतरीन कंडक्टिविटी सिल्वर की होती है, हालांकि उससे भी बेहतरीन ग्राफीन की होती है, लेकिन हमारे पास सिल्वर ही है तो सिल्वर लेंगे। बेहतरीन कंडक्टर कौन है? सिल्वर है।
एल्यूमिनियम, आयरन, ये सब बाद में आते हैं। जितना अच्छा कंडक्टर होगा करंट उतना आसानी से फ्लो करेगा, एनर्जी का खर्चा उतना ही कम होगा। तो तारों को हमें सिल्वर का बनाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, हम लोग एल्यूमिनियम का बनाते हैं, क्योंकि कॉस्ट भी तो देखनी है। अगर सिल्वर की तारे लगाने लगेंगे तो फिर सोचो कॉस्ट कितना ज्यादा आ जाएगा। और सिल्वर की तारे लगाने लगेंगे यूपी बिहार में तो सोचो क्या होगा। एल्यूमिनियम वाला तो खोल के ले जाते हैं, सिल्वर वाला तो पहने जेवर पहनेंगे। अरे हाँ या ना, कह रही है हाँ ये बात तो है, हम तो झुमका ही बनवाएंगे। पूछे कहाँ का, बोले उस वाले खंबे का। समझ नहीं आया? अरे यार हाँ ना तो बोला करो कम से कम, पता नहीं आ रहा नहीं आ रहा, जा रहा क्या आ रहा है। जे तक क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। जे बराबर सिग्मा ई, इससे भी हमारा ओम्स लॉ प्रूव हो गया। बहुत दीवाने हैं। एक टर्म यूज हो रहा है जो कि यूज नहीं होना चाहिए, उसका नाम है रेसिस्टिविटी। और रेसिस्टिविटी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बोले काम बताओ, जब करंट फ्लो करती है, जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो माई बाप बीच में अड़चन डालते, तुम्हारे भी डालते, मतलब पेरेंट एटम आयंस क्या अड़चन डालते हैं। उस प्रॉपर्टी को वो प्रॉपर्टी रोकने की प्रॉपर्टी, करंट के फ्लो को हिंडर करने की प्रॉपर्टी, क्या करंट को फ्लो होने देने की प्रॉपर्टी से अपोजिट है, रेसिप्रोकेट है। तो एक बना दिया गया टर्म, नाम क्या है, रेसिस्टिविटी, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। और ये हो जाएगा m बाई में एनी स्क्वायर टाउ। याद रखिएगा, ये करंट का फ्लो किस में पढ़ रहे हो आप, जोर से बोलो। तो सारी बातें कंडक्टर पे लागू करना, सेमी कंडक्टर में ना घुस जाना, इंसुलेटर में ना घुस जाना। सेमी कंडक्टर में भी करंट बहती है, पर ऐसे नहीं, वहां भी इलेक्ट्रॉन चलते हैं, पर ऐसे नहीं, ऐसे भी चलते हैं। और एक और तरीका होता है चलने का, वहां पर एक और लोग आ जाते हैं जो करंट बना लेते हैं, उसका नाम है होल्स। क्या नाम है, वो बाद में बताएंगे, अभी के लिए यही है। हाँ या ना, आप बताओ बहन, क्या कौन आ गया, तो ऐसे बोलिए। अब ध्यान देना, आई बराबर एन ई स्क्वायर टाउ बाई में एम ए इंटू एल, हाँ या ना। जरा मुझे बताओ, अगर v बराबर लिखा जाता तो क्या लिखा जाता, चलो चरण, क्या ये रेसिस्टिविटी हुआ कि नहीं हुआ, बोलो यार। अच्छा, आई बराबर बताओ क्या लिखा था मैंने, एनी स्क्वायर टाउ बाई में एम इंटू में ए बाई में एल इंटू में वी। व्हाट इज दिस, सीमा जी है, ए है और एल है। यार बहुत गंदे लोग हैं यार। तो v बराबर 1 बाई सीमा एल बाई ए इंटू में आई। 1 बाई सीमा का क्या नाम है, लिख दिया मैंने, अब तो बोलो। पर ओम अंकल के मुताबिक v बराबर आ रहा ही होता है, v बराबर, ओ माय गॉड की कसम, क्या यही आ रहे हैं। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन गया, रो। रेजिस्टेंस किस पर निर्भर करेगा, तीन चीजों पे। पहला साइज पे, साइज इंक्लूड्स एरिया एंड लेंथ बोथ। और बताओ रेजिस्टिविटी दो चीजों पर निर्भर करती है, मटेरियल और, तो क्या इन दोनों पर निर्भर करेगा नहीं करेगा, आप बताओ धीरेन्द्र भाई, आपको कसम है, मटेरियल, मटेरियल, टेम्परेचर और साइज, किस पे बताओ। कोई बुरी, श्योर हैं आप, पक्की बात है, सोच लीजिए, बहन कसम है, कसम है चप्पल की। हाँ या ना। तो रेजिस्टेंस समझ में आया, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम।
हो गया। और रेजिस्टिविटी की यूनिट हो जाएगी ओम मीटर। क्या हो जाएगी? कंडक्टिविटी की उल्टा हो जाएगी महो मीटर इनवर्स। अरे हाँ या ना? बोलो मेरे भैया, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, हाँ या ना? कुछ झोले में तुम्हारे है क्या? इधर देखो, लग रहा है हैंगर पर कपड़ा लटका है। क्या आपको समझ में आया? पल्ले नहीं पड़ रहा है तो क्या आपको सारी बातें समझ में आ गई? सबसे पहले मैंने करंट को समझाया, करंट डेंसिटी को समझाया, कंडक्टिविटी समझाया, रेजिस्टिविटी समझाया। श्योर हैं आप? एक बात अपने को पल्ले पड़ गई है, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी डिपेंड करती है मटेरियल और टेम्परेचर पे। हाँ ना बोलो? लेकिन रेजिस्टेंस मटेरियल, टेम्परेचर और साइज पे भी निर्भर करता है। क्यों भैया, आप क्या कहना चाहते हैं? टेबल, अच्छा निर्भर करता है। शी इज राइट। कोई बुरी बात? एक सवाल छोटा सा है, अगर आप कहो तो मैं पूछ लूं। पूछ ले? नहीं छोड़ो, नहीं पूछ लो। अरे क्या, ध्यान दे। चलिए आप जिद कर रहे हैं तो मैं पूछ ले रहा हूं। ये कंडक्टर है, क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म? एग्री? मैं दो एरिया पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे आपको ले चलता हूं। मैंने यहां पर पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया है और यहां निगेटिव, यानी करंट बह रही होगी। ठीक, ये सुनो, यहां करंट बह रही है, एरिया मान लो यहां पर A1 है और यहां करंट बह रही है, एरिया A2। सबसे पहले मुझे बताओ, ये एक कंडक्टर, कॉन्टिन्यूअस कंडक्टर, हाँ ना बोलो अंकल? अंकल यहां पर मुझे बताओ, करंट यहां और यहां सेम होगी या अलग है? कितने लोग कहते हैं सेम होगी? कुछ लोग हाथ उठाए थे, जब देखा कोई नहीं उठा कर रहे हैं। भाई आप खड़े हो जाओ, करंट सेम क्यों होगी? क्या क्यों? क्या तो? नहीं, मुझे साबित करिए क्यों यहां जितना चार्ज होगा उतना चार्ज यहां क्यों? वाई? क्यों? सवाल ये, मुझे आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। कौन देगा इसका जवाब? बताइए, बैठिए। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाएगी। देखो इतना बड़ा ये गड्ढा आदमी है, ये लिक्विड को उठा के यहां डाल दिया। मैंने ये बताया था, पर ये समझाने के लिए बताया था, पर मूल बात भी बताई है मैंने। क्यों? एक मिनट खड़े हो जाओ आप, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ये क्या है? बताएं, कोई बताएं? अभिषेक भाई, नो आइडिया? जियो, चलो बताएं। देखो एक बात समझो, इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। पूरे कंडक्टर का नेट चार्ज 0। जब करंट फ्लो करती है तो बाहर से अगर एक इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, उसी समय एक इलेक्ट्रॉन यहां से एग्जिट कर जाएगा। जब कोई कंडक्टर में आप सोर्स लगाते हो और सोर्स लगा करके ऐसे करंट फ्लो कराते हो, तो जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से एंटर करता है, यहां से एग्जिट कर देता है। आप कहोगे इसका क्या सबूत है? नेट चार्ज क्या था कंडक्टर का? 0। अगर ऐसा नहीं हो रहा होता तो नेट चार्ज चेंज हो जाता। बोलो, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का नियम फेल हो जाता। कंजर्वेशन ऑफ क्या हो जाता? भैया चार्ज कंजर्व है,
अगर चार्ज यहां से बाहर निकलेगा उतना नेट चार्ज उतना मेंटेन रहेगा भैया। तो इसका मतलब यहां पर जितना इलेक्ट्रॉन घुस रहा होगा यहां घुस रहा होगा एक्चुअली, तो करंट ऐसे जा रही ना। अरे यार, तो जितना करंट यहां आएगी उतनी करंट यहां आएगी, सही है। क्या करंट डेंसिटी सेम होगी? जोर से बोलो, पक्का? इनको बताइए, क्या करंट डेंसिटी सेम होगी? मुझे बताओ, करंट सेम है, करंट डेंसिटी कहां की ज्यादा होगी? चूंकि A1 इज छोटा देन, तो क्या J1 इज बड़ा देन J2? हे बुरी आत्माएं, हाँ ना बताइए, आप ही को देख के बोल रहे। जे सेम है, अच्छा अलग है, जे यहां ज्यादा। क्या यहां और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी क्या अलग है? हैं? क्या दोनों का सिग्मा सेम होगा? किसी को अचानक याद आया, तुम्हारे किनारे से थूक निकल रहा बहन मुंह से, थोड़ा ध्यान से हंसो, लगता है किसी को अस्थमा का अटैक आया। देखो इधर, क्या सिग्मा सिग्मा सेम होगा? यार मटेरियल पे निर्भर करता है ना। और जे बराबर क्या होता है? सीमा ही। जब सिग्मा सेम है, जे अलग है, तो यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड और वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम अलग होगा ना। तो मैं लिख देता हूं E1 इज ग्रेटर देन। अब आप में से कुछ लोग के मन में एक प्रश्न आएगा कि बात जब इन्होंने शुरू की थी तो हमसे कहा था कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी, लेकिन वो तब होगी जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म। हम आइडियल सिचुएशन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हर जगह सेम लेते, इसलिए यूनिफॉर्म ई होता है। लेकिन अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग आए तो ई एक जैसा वो नॉन यूनिफॉर्म आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा यार, ये पता नहीं यार कैसे कैसे। अरे यस और नो, रेजिस्टिविटी सेम या अलग? आए आए आए, योगी जी तुम ही हो, समझ आ गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए, तो इतनी बात सबके समझ में आ गई। अब एक छोटी सी बात रह गई है, बड़ी बहुत ही बेबीनुमा बातें, 6 महीने की बातें सुन लो। क्या टेम्परेचर का असर रेजिस्टिविटी पे होता है? क्या क्या टेम्परेचर का असर रेजिस्टिविटी पे होगा? बढ़ाने पे बढ़ जाएगी, कौनो कह रहा कम हो जाएगी। एकदम में पगला गया है। एम रो बराबर क्या होता है? एम अपॉन एनी स्क्वायर टाउ। आपने टेम्परेचर बढ़ाया अभिषेक भाई, क्या बढ़ाया? वेरी गुड। रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा कम होगा? आए वो बहन को बताओ, रिलैक्सेशन टाइम तो वो वाली, वो जो बैठी है वो काला वाला सूट पहन को वाली, देख फोटो दिलवा दे तुमको। रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा कम होगा? रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी तो बढ़ जाएगा। अरे हाँ या ना, हाँ या ना? प्रैक्टिकली बेटे, टिकली प्रैक्टिकली कंडक्टर्स का अगर मैं यहां पर ग्राफ बनाऊं रो का और टी का, तो ये कॉपर का ग्राफ बना रहे हैं। किसका? हालांकि एनसीईआरटी में ऐसे बना है, और जब क्वेश्चन पूछा गया था तो यहां से बना है। कभी रेजिस्टिविटी जीरो नहीं हो सकती किसी की। रेजिस्टिविटी अगर जीरो हो जाएगी तो वो सुपर कंडक्टर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? और ऐसा संभव कुछ लोगों के साथ है। जैसे देखो एक कंडक्टर का टेम्परेचर T1 था, धीरेन्द्र भाई कितना था? धीरेन्द्र चट्टे कितना था? अब टेम्परेचर कितना हो गया? बढ़ गया, तो डेल्टा टी क्या आ गया? T2 माइनस T1। क्या इसका रो 1 था और इसका रो 2 था, तो क्या डेल्टा रो आया? कितना आया डेल्टा रो 2 माइनस रोहन। और डेल्टा रो जानते हैं कितना होता है? बता रहे हैं, सब रखो, रो 1 अल्फा डेल्टा टी। अब आप कहोगे ये कौन सा नया फालूदा है? अल्फा, अल्फा का नाम है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं? अब दोनों तरफ एल बाई ए का मल्टीप्लाई कर दोगे तो रेजिस्टेंस में भी तो बदलाव आएगा। ए भैया हाँ ना बोलो। अगर मैं इस लिहाज से देखूं तो रो 2 बराबर आ जाएगा रो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। हाँ ना बोलते रहना। इसी प्रकार से रेजिस्टेंस भी तो बदल जाएगा। R2 बराबर क्या हो जाएगा? R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। एक बात है, अगर आप सेमी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसकी रेजिस्टिविटी कम होती है। कंडक्टर का उल्टा है। अब ऐसा क्यों होता है? उसके लिए मैं सिर्फ यहां एक बात कह सकता हूं। कौन? उसके लिए अल्फा की वैल्यू निगेटिव होती है। किसके लिए? सेमीकंडक्टर की अल्फा की वैल्यू। लेकिन उसका थ्योरेटिकल अप्रोच में आपको सेमीकंडक्टर पढ़ाऊंगा। फिलहाल के लिए जान जाओ कि अल्फा क्या होता है, उसके लिए निगेटिव होता है। किसी के समझ में नहीं आया? आया नहीं आया? ये सुनो, क्या रेजिस्टेंस साइज चेंज करने से भी चेंज हो जाता है? गंदे लोगों हाँ ना बोलो। मान लो मेरे पास एक कंडक्टर, उसकी लंबाई L है, एरिया A है, मैंने इसको खींच दिया, खींच के लंबाई कर दी NL, तो एरिया चेंज हो जाएगा, A डैश हो गया, पर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। मास नहीं चेंज होगा तो वॉल्यूम भी चेंज। पहले वॉल्यूम कितना था, अब कितना हो गया? तो LL कैंसिल, A डैश बराबर A बाई N हो गया। क्या लंबाई चेंज कर दी और एरिया भी चेंज कर दिया? तो रेजिस्टेंस का R था, अब क्या हो जाएगा? R डैश। R बराबर क्या होगा? रो L बाई A। बोलो यार। अच्छा, रो L बाई A। हाँ बाई डंडी लगाना। जब खींचोगे तो क्या रेजिस्टिविटी बदलेगी? ना मटेरियल बदला ना टेम्परेचर बदला, तो रो तो वही रहा। एल कितना हो गया? अनिल। हाँ अनिल। और एरिया A बाई N, N ऊपर जाएगा, N से मल्टीप्लाई हो जाएगा, N स्क्वायर हो जाएगा। रो L बाई A। बोलो, रो L बाई A क्या होता है? हैं? तो R डैश क्या हो गया? हैं? N स्क्वायर R। नहीं समझे आप? ये जस्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता, मैंने बता दिया। क्या समझे आप? नहीं समझ पाए लग रहा है। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? एनसीईआरटी में कुछ ग्राफ्स हैं इन सभी के ऊपर, जिसकी मैं चर्चा आपसे करूंगा। ओम्स लॉ के बारे में मैंने आपको बताया। पापियों हाँ ना बोलो। E बराबर देखो, J बराबर सिग्मा E है। बोलो मेरे भैया, एक बात याद रखिएगा, ये जो J बराबर सिग्मा E है, इसी से तो हमने ओम्स लॉ को प्रूफ किया है। प्रूफ किया है ना? इसीलिए इसको कहते हैं another vector form of Ohm's law, another form of Ohm's law। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ठीक बात है मेरे भैया, बात समझ आई? यहां पर एक बात लिखी होगी कहीं, Ohm's law is often stated in an equivalent form और इक्वेशन 3.13, यानी इसके फॉर्म, ये इक्विवेलेंट फॉर्म। फिर रेजिस्टिविटी एक्सेशन कितना आया था, E कितना आया था, सब मैंने बताया आपको। मीन फ्री पाथ पता है, सारा कंडक्टर बताया, देखते जाइएगा।
सबको समझ में आ रहा है धीमे धीमे? ये अच्छा, एक टर्म ये रह गया मेरे से, मोबिलिटी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली होता क्या है, आप सेम ई दे रहे हो पर ड्रिफ्टिंग एक जैसी नहीं हो रही, तभी तो करंट सेम नहीं आ रहा है। यानी हर कंडक्टर इलेक्ट्रॉन को मूव करने की इजाजत एक जैसा नहीं देता, उसके लिए एक टर्म आता है क्या, और मोबिलिटी कुछ और नहीं है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ई का रेशियो। किसका किसका है, समझ में आ गया? इसको हम क्या कह देते हैं, मोबिलिटी। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली उलझन, समस्या वाली परेशानी? ठीक, आगे बढ़ो। ये मैंने आपको बताया था ओम्स लॉ का सीधा स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, लेकिन हकीकत में थोड़ा डाइवर्जन होता है। और देखो ये सब वो लोग हैं जो ओम्स लॉ को दिन दहाड़े नहीं फॉलो कर रहे। देखो ये कौन है, देखो ये कौन है, हैं? एक डायोड है, अरे पापियों कौन है, और ये कौन है, ये गैस है, गैलियम आर्सेनाइड, इट्स अ सेमीकंडक्टर which is also not showing the Ohm's law. रेजिस्टिविटी, सबसे कम रेजिस्टिविटी इसी की है ना, बोलो, और सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी भी, अरे कंडक्टिविटी नहीं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, तो ये रेजिस्टिविटी सबसे कम है। अरे जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम उसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा किसकी है, सिल्वर, फिर कॉपर, फिर एल्यूमिनियम, ये तीनों याद रखना, बाकी आयरन और कभी कभी नाइक्रोम वगैरह का जिक्र कर दिया जाता है। ठीक है? अच्छा, जो एलॉय होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी कंडक्टर से ज्यादा होती है, जो एलॉय होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी कंडक्टर से ज्यादा होती है। देखो ज्यादा है ना कि कम है, ज्यादा है? अरे ये देखो एलॉय है ना, ये ज्यादा है ना, ये सब। सेमी कंडक्टर की देखो कम है, बोलो, और इंसुलेटर के तो पूछना नहीं, अभी इसके बारे में बताएंगे बाद में। ये देखो टेम्परेचर डिपेंडेंस, यहां रेजिस्टिविटी किसका दे रखा है? कॉपर का, ये देखो दे रखा है, ये देखो, देखो, देखो। जब नीट में पूछा गया था तो ग्राफ यहां शुरू कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं। ये किसका है, इंसुलेटर का, सॉरी एलॉय का, इसकी भी रेजिस्टिविटी बढ़ती है, इसकी भी रेजिस्टिविटी, लेकिन घट रही है, बोलो मेरे भैया। तो ये तीनों ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक ग्राफ पूछा जा चुका, बाकी दो ग्राफ अभी नहीं पूछे गए, तो कभी भी पूछा जा सकता है। चलो बाकी बात बाद में होगी। आइए आपको अपनी नोट्स में दिखा देते हैं, देखो यहां पूरा जिक्र है, ठीक, थर्मल वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी देख रहे हैं आप, रिलैक्सेशन टाइम, मीन फ्री पाथ, आई करंट डेंसिटी का जिक्र है, जे बराबर सिग्मा ई, देखिए मैंने अलग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया था, उसका पूरा जिक्र है, रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, और ओमिक और नॉन ओमिक ये देखिए बनाया हुआ है, और ये जो ग्राफ आपके पास दिया हुआ वो ग्राफ यहाँ बना हुआ है, इफेक्ट ऑफ डिफरेंट ये देख रहे हैं, सब बना हुआ है। पापियों हाँ ना क्यों नहीं कह रहे हो, बस भाइयों बहनों, तो ये बात सबके समझ में आ गई? अरे हाँ या ना? ये सारे टर्म किससे रिलेटेड थे, कंडक्शन ऑफ करंट, हाँ या ना? किससे? श्योर हैं आप? श्योर तो नहीं है, श्योर हैं आप? चलो बहुत क्लियर। तो भाइयों और बहनों, आई होप यहां आपको ये मामला कंडक्शन ऑफ करंट का जो पहला पार्ट था वो हमने समाप्त कर दिया, ठीक? अरे यस सर नो, मोबिलिटी क्या है, वीटी बाई ई है, बोलो। चलिए गुड एंड ग्रेट, सबके समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम? मस्ट नॉट बी, राइट? अब हम लोग इस पे एक 45 क्वेश्चन की शीट मिल गई है, नहीं मिली आपको? क्या हम उस क्वेश्चन पे आ जाएं? अच्छा मैं इसको सेव कर ले रहा हूं कपिल, ये आप दे दीजिएगा, ठीक है? इसको मैं सेव कर रहा हूँ, ये इसी में पड़ी है, फाइल नेम डाल दे रहा, आज की डेट, डेट कौन सी है आज भाई? 20 सितंबर 24, ठीक है?
है डेस्कटॉप पे। अरे नहीं भाई, गड़बड़ हो गया। पीडीएफ करना था ना। एक मिनट रुक जाइए। आज ये टाइप नहीं हुआ। एक्सपोर्ट में ही आएगा। नहीं नहीं, पावर पॉइंट पीडीएफ फाइल। आप लोग पढ़ते रहो, देखते रहो भाई, इसी में लग गए क्या। हक, क्या बकवास कर रहे हो। ये मैं आपको अभी पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। पढ़ लिया भैया। सोच रहे हैं क्वेश्चन कल ही लगवाते हैं। ठीक है, चलो दैट्स क्वेश्चन कल लगवाते हैं। कल क्लास रख देना।